नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। सियासी गहमा गहमी के बीच हुए भानुपुर उपचुनाव में जनता ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया है। फिलहाल जनता का ये फैसला ईवीएम मशीनों में दर्ज है, जो कि मतगणना के दिन 8 दिसंबर को सामने आएगा। ईवीएम जब परिणाम उगलेगी तब ये साफ हो जाएगा कि भानु प्रताप की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुए मतदान का प्रतिशत लगभग 65% रहा। प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और सर्व आदिवासी समाज के द्वारा समर्थित प्रत्याशी समेत कुल 7 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भानु प्रतापपुर की ये सीट कांग्रेस के विधायक मनोज मंडावी की मृत्यु के बाद खाली हुई थी। कांग्रेस की ओर से उनकी पत्नी सावित्री मंडावी, बीजेपी की ओर से ब्रह्मानंद नेताम और सर्व आदिवासी समाज की ओर से अकबर राम कोर्राम चुनावी मैदान में हैं। अकबर राम कोर्राम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें सर्व आदिवासी समाज ने अपना समर्थन दिया है। अब देखना यही है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में अकबर राम किस पार्टी का गणित बिगाड़ते हैं। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्वास जताते हुए कहा कि भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस प्रत्याशी को ही अपना आशीर्वाद देगी। हमें पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। अब खुद ही आ रहे हैं तो उनको पुलिस के पास चल देना चाहिए। उसमें क्या है, उनको पुलिस है ना, अपने सरेंडर करना चाहिए। उसको जब नोटिस दे दिए तो जाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप दोहरा दिया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार सामने देखकर बौखलाई हुई है। हालांकि बीजेपी के द्वारा अपने प्रत्याशी की घोषणा के बाद से ही वहां कांग्रेस का रुख आक्रामक रहा है। ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस ने नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने समेत अन्य आरोप मढ़े थे। इसके बाद से कहीं न कहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही थी। अब झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने जैसी खबर मीडिया में आने के बाद से ही बीजेपी फिर पलटवार के मोड में आ गई है। लेकिन एक बात जाहिर है कि ये खबर आने तक मतदान का अधिकतर समय निकल चुका था, लिहाजा बीजेपी को इसका कोई खास लाभ मिल पाएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगी। बीजेपी ने दावा किया है कि इस चुनाव के जरिए वो प्रदेश में वापसी करने जा रहे हैं। अखबारों में ये कहा गया कि आदिवासी समाज के नेता बिक गए हैं। एक तरफ एक आदिवासी प्रत्याशी का चरित्र हनन और उसके बाद आदिवासी समाज जो भगवान बूढ़ादेव का वंशज है, शहीद वीर शरण नारायण सिंह, बिरसा मुंडा जी, शहीद ज्ञान सिंह, इनके वंशज हैं ये लोग। इनसे प्रेरणा लेकर के समाज हित का काम करते हैं। इनको जो पार्टी बदनाम करती है वो कैसे जीतेगी। और भानु प्रतापपुर की जो नतीजे हैं वो 2023 की दशा और दिशा तय करेंगे, जिसमें यही तय होने वाला है कि कांग्रेस के जाने का समय अब आ गया है। कुल मतदाता 1,95,822, पुरुष 95,266, महिलाएं 1,05,55, थर्ड जेंडर 1। कुल पोलिंग बूथ 256, संवेदनशील 82, अति संवेदनशील 17, कुल उम्मीदवार 7। चुनाव के लिए 1,100 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए। चुनाव के लिए 6,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात। आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज की नाराजगी के बीच हुए इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने उन्हें रिझाने की भरपूर कोशिश की। इस बीच सरकार के द्वारा विधानसभा में लाए गए आरक्षण प्रस्ताव पर भी दलों का रुख कुल मिलाकर सकारात्मक रहा। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भानु प्रतापपुर की जनता किसे अपना नेता चुनती है, कांग्रेस या बीजेपी या फिर सर्व आदिवासी समाज के समर्थित प्रत्याशी। इन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं या फिर इन दोनों में से किसी का खेल बिगाड़ देते हैं। जो भी होना है, अब सब कुछ ईवीएम में कैद हो चुका है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, बीजेपी से हमारे साथ श्री चंद सुंदरानी, वरिष्ठ पत्रकार अजय चंद्राकर भी हमारे साथ हैं। पहला सवाल मेरा है कांग्रेस प्रवक्ता से, सर आपको क्यों लगता है कि जब 8 तारीख को ईवीएम नतीजे उगलेगी तो आपकी पार्टी का डंका बजेगा?
अधिकारों के लिए काम किया है। उसके दम पर भानु प्रतापपुर के चुनाव में जो जनता ने मतदान किया, तो पूरा भरोसा है कि 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में 4 साल में विधानसभा जो उपचुनाव हुए हैं उसे 5वें उपचुनाव को जीत दर्ज कर रिकॉर्ड करेगी और 100% स्ट्राइक रेट हमारा होगा, क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है। चाहे आरक्षण के मामले में हो, चाहे आदिवासियों को जो जेल में बंद के रमन सिंह की सरकार ने उसको बाहर निकालने का मामला हो, या रमन सरकार ने जिस प्रकार से आदिवासियों को लाठी और बंदूक दिखाकर उनकी जमीनें छीनी थी, उस जमीन को कोई लौटाया देश भूपेश बघेल की सरकार। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, साथ में अजय चंद्राकर जी, आपका स्वागत है सर। कैसे देखते हैं इस फाइट को, क्योंकि 2023 नजदीक है, नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, 4-0 का स्ट्राइक रेट रहा है भूपेश सरकार का, क्या 5-0 हो पाएगा? विजेंद्र जी, यह उपचुनाव एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने आप में एक विचित्र प्रकार का चुनाव रहा जी। पहली बात तो यह है कि मनोज मंडावी जी के निधन के पश्चात यह सीट खाली हुआ और उसके बाद कांग्रेस में ही काफी दावेदार थे, लेकिन जिस तरह से उनके धर्मपत्नी को कांग्रेस प्रत्याशी अधिकृत रूप से अपना प्रत्याशी घोषित की जी, और उसके बाद जनता के जो मुद्दे होने चाहिए थे, और बीजेपी भी अपने पिछले विधानसभा के पराजित प्रत्याशी को हटा करके उसके पहले के प्रत्याशी को इस उपचुनाव में प्रत्याशी तो बनाई, और उस समय लग रहा था कि सीनियरिटी बनाम जूनियरिटी की बात हो रही है और मुद्दे भी उठेंगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया और तरह तरह के मुद्दे आते गए, और उसमें खास तौर से ये इंडिविजुअल बन गया, कैरेक्टर के ऊपर आ गया, फिजिकल के ऊपर आ गया, कोर्ट कचहरी विधि के शासन के ऊपर आ गया, तो यहाँ पर मूल बात ये आ गई, इससे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ते दिखाई दिया और बीजेपी को, क्योंकि कोर्ट से आज एक पर्टिकुलर डिसीजन आया है कि अभी फिलहाल गिरफ्तार नहीं करना है, तो यह डिसीजन आना ठीक है, इंडिविजुअल रूप से उन्हें अभी ठीक लग सकता है, लेकिन तब तक तो कारवां गुजर गया विजेंद्र जी। जी ठीक है सर, रुक करते हैं ठाकुर साहब का। ठाकुर साहब, आपकी पार्टी दावा कर रही है कि 4 साल में कांग्रेस ने जो कुछ किया है वो बीजेपी ने 15 साल में नहीं किया है। जितना विकास आपने 4 साल में किया है उतना बीजेपी ने 15 साल में नहीं किया है। कैसे देखते हैं कि इस चुनाव को जीतने के बाद आपके क्या इरादे और मजबूत हो जाएंगे 2023 के लिए? निश्चित तौर पर मैंने कहा कि जो सरकार जनता से किए वादे को 100% पूरा करने के लिए आगे बढ़ी है, वो सरकार देश में कोई है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार। आप बस्तर क्षेत्र की अगर हम बात कर लेते तो मैंने 2-3 बातें आपसे कही है कि बस्तर की जनता का आर्थिक संसाधन है बहुत ही वनोपज। पूर्व के 15 मन सरकार के दौरान सिर्फ 7 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी होती थी। हमारी सरकार बनने के बाद आप देखेंगे कि वहां 65 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। तेंदुपत्ता जिसको रमन सरकार 2500 रुपए प्रति बोरा देती थी और उसमें भी बोनस की राशि काट लेती थी, हमारी सरकार 4000 रुपए प्रति बोरा उनको दे रही है। चाहे बस्तर में विकास प्रावधान की बात कर लो, मैं बस्तर बटालियन में भर्ती की बात कर लूं, चाहे बस्तर में जो एनीमिया और कुपोषण फैला था 15 साल में, उस एनीमिया और कुपोषण को खत्म करने के लिए काम करी तो हमारी सरकार ने काम किया है। बस्तर बटालियन नियुक्ति हमारी सरकार कर रही है, विकास प्राधिकरण में हमारी सरकार नियुक्ति कर रही है। पैसा 15 साल तक रमन सरकार ने पैसा के नियम नहीं बनाए और आदिवासी समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा किया था। रमन सरकार को पैसा के नियम बनाने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन आदिवासियों के जमीन पर कैसे कब्जा किया जाए इसलिए वो भू संशोधन विधेयक लाए थे। कांग्रेस पार्टी ने जो भी विरोध किया था उसके बाद वो वापस हुआ था। तो हमने ढेर काम किए हैं उनके कानूनी अधिकार के लिए, उनके स्वास्थ्य के, रोजगार के लिए। और बस्तर में कोदो की बात कर लो, चाहे कुटकी, गन्ना, रागी, दलहन, तिलहन लगाने, फसल लगाने वाले किसानों की बात करो, ढेर काम। जिसका अगर गिनती करने जाओ तो आधे घंटे का डिबेट यहाँ पे कम पड़ जाए। उस सरकार के कामों के दम पर हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं और 2023 में हमें पूरा भरोसा है, जिस प्रकार हमारी सरकार ने काम किया है, एक बड़े प्रचंड बहुमत के साथ हम पूरा सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को सेवा करेंगे। जी, दर्शकों को बता दें कि फोन लाइन पर बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। क्या लगता है 8 तारीख को कमल खिलेगा या मुरझा जाएगा? देखिए, कमल निश्चित रूप से 8 तारीख को खिलेगा।
कांग्रेस की आंतरिक हालत बहुत खराब है, इसीलिए षड्यंत्र रचकर ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया उसी की परिपाटी है इनकी कांग्रेस की पुरानी। जी जबरन किसी भी मामले में फंसाकर बदनाम करने की साजिश, 3 साल पुराने प्रकरण को लाकर जिस प्रकार से इन्होंने मामला या जनता के बीच में छवि खराब करने की कोशिश की, बेनकाब हो गई कांग्रेस। अदालत ने आज दे दिया स्थगन गिरफ्तारी पे। कहीं न कहीं कांग्रेस की पोल खोल के रख दी, क्योंकि झारखंड की ही हाई कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया है कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जमीन खसक गई। एक ही मुद्दे पे, सहानुभूति के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी लड़ना चाह रही थी, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं था। इन्होंने विकास किया नहीं, इन्होंने जिला बनाया नहीं। मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की बात की थी जी, भारतीय, इन्होंने जिला बनाया नहीं, विकास किया नहीं। इसमें लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ बताएंगे? निश्चित रूप से वादा किया था कहाँ लिखा बताएंगे आपको? देखिए, कांग्रेस ने वादा किया था जिला बनाने का। अरे तो अब आप उसको लिखा हुआ है, जाएं, किस नेता ने वादा किया कुछ बताएंगे? सब चीज लिखी होती नहीं है, कि बस सभी नरेंद्र मोदी चीजें की लिखी तरह नहीं बात होती। करेंगे। आपने जो लिखा 36 वादे, उसमें कितने पूरे किए? 6 वादे पूरे नहीं कर पाए आप। 36 में 90% वादा पूरा किया। अरे ये बोलने की बात है, मैं अभी गिनाने को बोलूंगा अरे ना रमन तो सिंह आप का 6 वादे नहीं गिना पाएंगे साहब। 6 वादे चेक कर लेना। और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया आपने। ये नरेंद्र मोदी जी का काम है, धूल झोंकना और धोखा देना। भारतीय जनता अगर आपके पास सहानुभूति के सुंदरानी जी जवाब ले लेते हैं इस पे। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ ठाकुर साहब हैं, धनंजय सिंह ठाकुर। धनंजय जी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग तो जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं 4 साल से। देखिए, धूल झोंकने काम श्री नरेंद्र मोदी जी का है, वादा खिलाफी करने काम भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैंने कहा ना, देश की पहली राज्य सरकार है जो जनता से किए वादे को 90% पूरा की है। हमने कहा किसानों को कर्ज माफ करेंगे, 10 दिन का हमने टाइम लिमिट तय किया था। हमने 2 घंटे के भीतर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और घर नहीं जाते हैं, सीधा मंत्रालय जाते हैं और 20 लाख किसानों को कर्ज माफ करते हैं। हम बिजली की योजना हब की बात करते हैं तो उसमें 45 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलता है। हम धान कीमत 2500 दे रहे हैं ना, तब जाके नरेंद्र मोदी की सरकार उसमें नियम शर्तें लगाती है। और धान हम देते हैं कीमत 2500, तो उसमें यही देखते हैं कि भाजपा का मंत्री नेता है या फलाना नेता है या इनकम टैक्स पे हम हर किसी को पैसे देते हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि नरेंद्र मोदी जी देते हैं, उसमें देखते हैं किस किसान को देना है, किस किसान को नहीं देना है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भानु प्रतापपुर में ना तो मुद्दा था ना तो योग्य प्रकाश ही था। इसलिए 15 वर्षीय अबोध बालिका, मासूम बालिका के साथ गैंग रेप के आरोपी को उन्होंने वहां प्रत्याशी बनाया है। और कभी भी भाजपा ने धूल झोंक रहे ना जनता के ऊपर, कहते कि न्यायालय ने रोक लगा दिया। न्यायालय ने 3 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाया है और पीड़िता को नोटिस जारी किया। सुंदरानी जी आपको बता देता हूँ, तो थोड़े से न्यायालय के जो शब्दों का व्याख्यान अपने हिसाब से मत करिएगा। न्यायालय ने उनको बरी नहीं किया है, उनको दोष मुक्त नहीं किया है। उसने गिरफ्तारी पर मात्र रोक लगाई 3 हफ्तों के लिए। जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। सुंदरानी जी, बीजेपी से क्या कैंडिडेट सिलेक्शन में चूक हो गई? एक रेपिस्ट को आपने टिकट दे दिया, ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं धनंजय ठाकुर जी। न ब्रह्मानंद नेताम को इसकी जानकारी थी, न पार्टी को इसकी जानकारी थी। ब्रह्मानंद नेताम को न कभी सम्मन आया, न कभी उनको नोटिस आया, न गिरफ्तारी हुई। देखिए, इतना बड़ा आरोप अगर लगता है उसके बाद गिरफ्तारी 3 साल तक नहीं होती तो कहीं न कहीं ये फर्जी मामला है। और बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा ही, और जो आरोप है उसमें कि रायपुर के शदानी दरबार के पास हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में ये घटना हुई। वो तो रायपुर की घटना है, क्या राजधानी रायपुर है, कांग्रेस की सरकार है, 3 साल पहले भी कांग्रेस की सरकार थी। और यहाँ पे पीड़िता FIR दर्ज नहीं करती और झारखंड जाके FIR दर्ज करती है। तो मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार नींद में सोई हुई थी क्या? इतना बड़ा अपराध हो जाता और जिसकी भनक भी छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं लगती, पीड़िता को जाके झारखंड में रिपोर्ट लिखानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये सारा मामला मैनिपुलेटेड है।
और ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त, क्या सुंदरानी जी, लेकिन जनता में तो परसेप्शन गया ना कि एक रेपिस्ट को टिकट दिया गया। देखिए, जनता में तो सहानुभूति गई है साहब, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम पूरे पूर्व विधायक रह चुके हैं। ब्रह्मानंद नेताम का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जनता में उसकी छवि अच्छी है। कहीं न कहीं छवि धूमिल करने का प्रयास कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के खिलाफ गया। जहां तक मनोज मंडावी जी की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके सपने अधूरे रह गए साहब, उनका मृत्यु के कारण भी उनके सपने रहे। वो जिला बनाना चाहते, वो विकास करना चाहते थे भानु प्रतापपुर का, वो मंत्री बनना चाहते थे मंत्रिमंडल में, वो मायूस थे। वो अपने साथियों से कहते थे कि मुझे जितना सम्मान मिलना चाहिए था सरकार में सम्मान नहीं मिला, विधानसभा उपाध्यक्ष बना के रख दिया। तो आज जो दुर्भाग्य से उपचुनाव हो रहा है, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने भानु प्रतापपुर को जिस प्रकार से अछूत कर छोड़ दिया था, वहां मनोज मंडावी जी को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया, कहीं न कहीं उसी के कारण आज ये उपचुनाव हो रहा है। और आज ये सिर्फ सहानुभूति का वोट हासिल करना चाहते हैं। ये कितनी भी बात कर ले वादे पूरे करने की, लेकिन इन्होंने 6 वादे भी 36 वादों में पूरा नहीं किया। आज त्राही है। आज ये इनको इतना षड्यंत्र करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सिर्फ इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारने जा रहे। आरक्षण के मामले में इनका दोहरा चरित्र। ठीक है सुंदरानी जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अजय जी, आपके पास आते हुए एक मिनट दीजिए मुझे। जिस प्रकार से इन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, उसके बाद इन्हीं के आदमी ने जाके कोर्ट में स्टे लगाया, कोर्ट का स्टे हुआ, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2011 में जो आरक्षण आदिवासियों के लिए 32% दिया था, वो 32% आरक्षण का केस अदालत में था। कांग्रेस की सरकार उसको ढंग से लड़ी नहीं, और बाद में बोलते रहे सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील लगाएंगे। आज भी जो विधानसभा का सत्र बुलाया, मोहन भागवत जी ने कितने लोगों को हाई कोर्ट भेजा था रोक लगवाने के लिए? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और सर्व आदिवासी समाज जिस प्रकार मोहन भागवत जी आरक्षण रोकवाने कितने लोगों को भेजे थे? 40 में से। भानु प्रतापपुर का चुनाव जीतना चाहते थे, इसीलिए ताबड़तोड़ इन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया और इस प्रस्ताव को पारित किया, विधानसभा में विधेयक को पारित किया। ठीक है सुंदरानी जी, अजय जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। अजय जी, क्या लगता है आपको, जो तीसरा मोर्चा उभर के आया है सर्व आदिवासी समाज, क्या वो कांग्रेस के वोट काटेगा या बीजेपी के वोट काटेगा? देखिए विजेंद्र जी, ये जो आरक्षण का विषय आया और दूसरा विषय था कांग्रेस में प्रत्याशी चयन के ऊपर, जी कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो अपना जीवन इस पार्टी को दे चुके हैं, तो वो उम्मीद लगा करके बैठे थे कि मैं भी, हम लोग भी प्रत्याशी बन सकते हैं। लेकिन कांग्रेस उन लोगों को मैनेज करने में सफल रही। जी, लेकिन आरक्षण का विषय पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उसके ऊपर डिस्कशन होता रहा, तो स्वाभाविक है भानु प्रताप उपचुनाव जो है वहां इसके ऊपर काफी बहस हुई। जी, लेकिन सर्व आदिवासी समाज एक निर्दलीय प्रत्याशी है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय दल हैं जी, और दोनों प्रत्याशियों की एक अलग छवि। ब्रह्मानंद जी पूर्व विधायक रहे, पता नहीं क्यों उनकी टिकट पिछले विधानसभा में काट दी गई थी जी, और देवलाल दुग्गा जी थे। इधर एक टीचर कैंडिडेट, एक महिला, एक प्रकार से कह सकते हैं सहानुभूति भी उनके साथ। तो यह उपचुनाव दिलचस्प बन रहा था, लेकिन यहां पर सर्व आदिवासी समाज बड़े पैमाने पर वोटों को काट लेगी ऐसा नहीं लगता, बल्कि देखने की बात यह है कि 26,693 वोट से पिछले विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी थी जी, वो क्या इन अंतरों को कवर करती है या जीतती है या कुछ फासला तय करती है, कुछ पाटती है या फिर और बड़ी लीड से हारती है, ये काफी आज के चुनाव के बाद जब 8 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन यहां पर एक महिला और सहानुभूति, अब चूंकि बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर ठीक है, बीजेपी सुंदरानी जी सीनियर लीडर हैं, वो जिस तरह से अपने विचारों को रख रहे हैं उनका व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आम नागरिकों में यही गया कि कोई भी पांडुलिपि होती है। और ठीक है अजय जी, मैं चर्चा में लाना चाहूंगा ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब, आपको क्या लगता है, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि आपने नेताम के खिलाफ षड्यंत्र किया है, इसलिए बार बार आप ये रेपिस्ट वाला मुद्दा उछाल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का
चरित्र उजागर हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ का नारा लगाती है, असल मायने वो बेटी बचाने पर के लिए काम नहीं करती, वो बलात्कारियों को बचाने और छुपाने के लिए काम करती है। जी भाई अगर कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं तो इनको ये बताना चाहिए, जब उस पीड़िता का एफआईआर दर्ज हुआ, पीड़िता का 64 में बयान हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो रघुवर दास जी ने अपने गोद में बैठा करके बलात्कारी को बचाने का काम किया। क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने दबाव बनाया? क्या इसके लिए अमित शाह जी ने दबाव बनाया? बताना चाहिए। और वैसे भी मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र रही है बलात्कारियों और अपराधियों के पक्ष में खड़ा होना। पूरे देश में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान ओबीसी वर्ग एक बालिका के साथ दुष्कर्म के घटना उनके ओएसडी ने किया, 4 साल तक भाजपा की सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो पीड़िता को न्याय मिला है। और झारखंड में भी जब तक रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, भाजपा सरकार थी, तो पुलिस पर दबाव था उसे गिरफ्तार न करे। भाजपा को तो नैतिकता की पतन हो चुकी है ना। इनके नेता कुलदीप सेंगर बलात्कारी, इनके नेता चिन्मयानंद बलात्कारी, इनके नेता सहराज उसर पर रेप के मामले चल रहे हैं। गुजरात में भी क्या हुआ, 11 बलात्कारी जो सजा याफ्ता था उनको जेल से बाहर निकाल लिए और भाजपा नेता उनका चंदन वंदन कर रहे, हार मुंह के फालक पहना रहे। तो सच्चाई तो यही है ना, देश देख रहा है भाजपा के चरित्र को। और एक न्यायालय ने उनको हफ्ते भर के लिए 3 हफ्ते के लिए रोक लगाया है। ये उनको कहते हैं कि पाक साफ हो गया, मतलब समझ सकते हैं कि न्यायालय के विषय पर भी भाजपा ने टिप्पणी कर देते हैं। दूसरी बात, श्रीचंद सुंदरानी जी इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि भानु प्रतापपुर उनके पास उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। क्योंकि 15 साल के रमन शासनकाल के कुशासन और आदिवासियों के खिलाफ जो इनके जो नीतियां रही है, उससे भाजपा ने डरे हुए थे। हम हमारे पैरों मत लगाइए। 40 लोग गए थे 32% आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराने के लिए। ठीक है ठाकुर साहब, इसमें जवाब ले लेते हैं सुंदरानी जी से। सुंदरानी जी, कैंपेन किया रमन सिंह ने इस उपचुनाव में, उन्होंने बोला कि 15 साल में जो मेरा कार्यकाल था वो छत्तीसगढ़ में राम राज्य की तरह था। तो ये राम राज्य में झीरम घाटी भी कांड भी हुआ, तो ये आपका कैसा राम राज्य था? देखिए, निश्चित रूप से राम राज्य था। झीरम घाटी की जो घटना एक दुर्भाग्यजनक घटना थी। हमारे प्रदेश के प्रथम पंक्ति के नेता वहां पे शहीद हुए। हमें इस बात का अफसोस है, निश्चित रूप से अफसोस है। लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार हमेशा नक्सलवाद और कांग्रेस के नेता नक्सलवाद और नक्सलियों को क्या बचाव नहीं करते रहे हैं? क्या अलग अलग नेताओं के नक्सलियों के प्रति नरम स्टेटमेंट नहीं आते रहे क्या? और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो लगातार इस बात को कहते थे कि मेरे पास झीरम घाटी के सबूत हैं, मैंने जेब में रखा है, आधी घंटे में सबूत पेश कर दूंगा। 4 साल से मुख्यमंत्री है, आपने 6 SIT गठित की, आपने झीरम घाटी की घटना से पर्दा उठाया क्या? आप जनता को गुमराह करते थे। आपने घोषणा पत्र में लिखा था कि झीरम घाटी के अपराधियों को हम सामने लाएंगे, आपने क्यों नहीं लाया जब आपके पास सबूत थे? जब हमने झीरम घाटी कांड का सबूत थे ना, झीरम घाटी के भूपेश बघेल जी जेल में लगे सबूत ढूंढते रहे, लेकिन 4 साल की सरकार का समय निकल जाने के बाद भी झीरम घाटी के सबूत पेश नहीं कर पाए और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। ये झीरम घाटी कांड के पीछे कहीं न कहीं भाजपा नेताओं की संलिप्तता है। अरे नाम लाओ ना, आप बोलने से क्या होगा? आपके पास तो सबूत थे, 4 साल से सरकार में बैठे हो, आप क्या कर रहे हो 4 साल से सरकार में बैठकर? भाजपा के नेता मुझे पूरा नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाओ और आपके पास सबूत है, 4 साल से सरकार में है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए, आप क्यों सबूत अपने पास रखे हुए हो? सामने क्यों नहीं लाते? कहीं न कहीं कांग्रेस के आंतरिक लोग ही इसमें लगे थे झीरम घाटी की घटना में। जहां हर अपराधी को बड़ा पद मिलता है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकार थे, ये अपराधियों की संरक्षण वाली पार्टी है। सुंदरानी जी, कांग्रेस का आरोप है कि आपके पास उम्मीदवार ही नहीं था, ढूंढने से आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पास लंबी सूची थी उम्मीदवारों की और ये लोकप्रिय उम्मीदवार थे, ये जीतेंगे चुनाव। कांग्रेस पार्टी तो आप देखिएगा 3रे नंबर पे रहने वाली है भानु प्रतापपुर में। असली मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सर्व आदिवासी समाज के बीच है। कांग्रेस की स्थिति में 3रे नंबर की है।
भानु प्रतापपुर में जनता भाजपा नेताओं के मुंह में काली पोतेगी। आठ तारीख को परिणाम आने दीजिए, पता चल जाएगा कांग्रेस कहाँ खड़ी है। आपका भाजपा नेताओं के मुंह में काली पोतेगी भानु प्रतापपुर की जनता और माता बहने। अरे परिणाम आने दीजिए, आप दूध का दूध पानी का पानी देखिए। झारखंड के हाईकोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, गिरफ्तारी पे रोक लगा दी। इसी तरह जनता ने भी ब्रह्मानंद नेताम की उम्मीदवारी पे मोहर लगा दी है। भानु प्रतापपुर की जनता निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर से ब्रह्मानंद नेताम कमल छाप विजयी होगा। काली पोते की भानु प्रतापपुर की जनता भाजपा का। अरे ये सपने देखना बंद ठीक करो। है ठाकुर साहब, अजय जी के पास आते हुए, अजय जी क्या लगता है आदिवासियों का जो आरक्षण कम हुआ है 32 से 20% हुआ है, फिर सरकार आनन फानन में विधेयक लेके आई, बिल लेकर आई और तमाम प्रयास किए, उसका फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए विजेंद्र जी, दोनों पार्टियां कह सकती हैं कि हमें फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि नवी अनुसूची में इस विधेयक को रखने की बात है, तो यह लिंगारान होते नजर आ रहा है, क्योंकि नवी अनुसूची में रखना है। और पहली बात तो यह है कि अगर यह धारणा थी कि नवी अनुसूची में रखने से उस विधेयक को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर केशवानंद भारतीय और केरला सरकार का जो जजमेंट आया है उसके अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विधेयक नवी अनुसूची में रखा जाएगा, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करते नजर आती है या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के विपरीत है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के उसके ऊपर डिसीजन देगी। पार्लियामेंट भी पारित कर ले, राष्ट्रपति जी भी दस्तखत भी कर ले, तो भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकती है। इसलिए यह विधेयक पारित करने के बाद यह कह देना कि इसका लाभ किसी पर्टिकुलर पार्टी को मिल जाएगा, ये तो अब बहुत जल्दबाजी वाली बात है विजेंद्र जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि 2023 के नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस जीत से दोनों पार्टियों के हौसले बुलंद होंगे। जो जीतेगा उसको टॉनिक मिलेगा, जिसको हार मिलेगी उसके हाथ मायूसी लगेगी। ऐसे में 8 तारीख को आने वाला नतीजा दिलचस्प होगा, ये जरूर हम मानकर चल सकते हैं। हमारी खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।